प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एक लेक्चर में हमने मानव भूगोल के ट्रेडिशनल अप्रोचेस का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम आधुनिक मानव भूगोल में प्रयुक्त कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस या समसामयिक उपागमों पर चर्चा करेंगे। कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में पहला है इकोलॉजिकल अप्रोच। पारिस्थितिकी उपागम मानव पर्यावरण संबंधों को एक वृहद अंतरक्रियात्मक तंत्र के रूप में देखता है। 1922 में बैरोज ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। बैरोज के अनुसार नवीन परिस्थितियों में जबकि भूगोल की विषय सामग्री दूसरे क्रमबद्ध विज्ञानों का भाग बन गई है, भूगोलवेत्ताओं को विषय की बहुतायत सामग्री के योजक तत्व के रूप में मानव पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के परस्पर एवं उनके पर्यावरण के साथ निर्भर, प्रतिक्रियात्मक एवं जुड़ाव युक्त संबंधों का अध्ययन करती है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जर्मन बायोलॉजिस्ट हैकल ने 1869 में किया। वर्तमान में पारिस्थितिकी विज्ञान केवल जैविक विज्ञानों तक सीमित नहीं है, अपितु ये संपूर्ण समाज एवं सामाजिक विज्ञानों तक पहुंच रखती है। मानव पारिस्थितिकी मानव और उसके भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी संकल्पनाओं के आधार पर करती है। स्टुडार्ट के अनुसार पारिस्थितिकी विज्ञान के औपचारिक विकास के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों के जैविक शब्दावलियों में पुनर्कथन के प्रयास हुए हैं तथा 1910 के पश्चात मानव पारिस्थितिकी का प्रयोग मानव एवं पर्यावरण के संबंधों के निश्चयवादी अर्थ में नहीं, अपितु वेब ऑफ लाइफ या जीवन जाल में मानव के स्थान या प्रकृति की अर्थव्यवस्था के रूप में किया गया है। चोर्ले के अनुसार पारंपरिक पारिस्थितिकी मॉडल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मानव भूगोल जैव भूगोल का प्रसार मात्र नहीं है। तंत्र विश्लेषण पद्धति के अधिकाधिक औपचारिक उपयोग ने मानव पारिस्थितिकी, जो कि जटिल संबद्धताओं तथा मानव एवं भौतिक तंत्रों के बीच अंतर का निर्धारण करती है, कि संकल्पनाओं के पुनर्निर्माण एवं विस्तारण की आवश्यकता उत्पन्न की है। मानव पारिस्थितिकी में जैव भौगोलिक सोच या बायोजियोग्राफिकल थिंकिंग की एक लंबी परंपरा पहचानी जा सकती है, जिसकी चरम परिणति हैगरस्टैंड की टाइम स्पेस ज्योग्राफी में होती है। ग्रेगोरी के अनुसार हैगरस्टैंड ने अपने सैद्धांतिक तंत्र को टाइम स्पेस इकोलॉजी के रूप में डिस्क्राइब किया है। हैगरस्टैंड की मान्यता के अनुसार स्थान समय अंतरक्रिया का वेब मॉडल विशेष रूप से जीव विज्ञान के सभी पक्षों, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव पर लागू होता है। दूसरा कंटेम्प्रेरी अप्रोच स्पाशियल या लोकेशनल एनालिसिस अप्रोच है। स्थानिक विश्लेषण के विज्ञान के रूप में नवीन भूगोल की शुरुआत 1950 के दशक में यूएस के कुछ चुनिंदा केंद्रों पर हुई। इनमें आयोवा यूनिवर्सिटी में मैककार्टी, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में वीवर, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में गैरिसन, पुलमन, बेरी, बंगी, डसी, मॉरल तथा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्टीवर्ट का प्रमुख योगदान रहा है। इस उपागम में अवस्थिति विश्लेषण हेतु सांख्यिकी विधियों को प्रचुरता में उपयोग किया गया, इसलिए इसे क्वांटिटेटिव थ्योरेटिकल अप्रोच भी कहते हैं। स्थानिक विश्लेषण का यह विज्ञान स्थान के संदर्भ में सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता तथा स्पष्टीकरण हेतु नवीन विधि तंत्र पर आधारित था। एकरमैन ने स्वीकार किया कि यद्यपि साधारण प्रकार की सांख्यिकी विधियों का प्रयोग भौगोलिक वितरणों के विश्लेषण में किया जाता रहा है, परंतु अब विषय में अपेक्षाकृत जटिल सांख्यिकी विधियों तथा पूर्ण तार्किक विकास का आह्वान किया गया है। स्थानिक विश्लेषण उपागम के अनुसार मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों का वह भाग है जो स्थान की भूमिका को आधारभूत चर या फंडामेंटल वेरिएबल के रूप में देखता है। स्थान की यह भूमिका समाज के संगठन तथा इंडिविजुअल या व्यक्ति के
आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। इस मात्रात्मक सैद्धांतिक उपागम का सीधा संबंध प्रत्यक्षवाद से है। स्थानिक विश्लेषण का उद्देश्य स्थानिक वितरण, संरचना एवं संगठन तथा स्थानिक संबंधों के लिए मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा सटीक सामान्यीकरण का निर्माण करना है। बंगी ने 1966 में थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लिखी, जिसमें भूगोल को अवस्थितियों के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया। मैकार्टी अर्थशास्त्र में मात्रात्मक क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे, जिसमें स्थानिक चर को सम्मिलित किया गया था। यूएस के बाहर स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी में हैगरस्टैंड द्वारा नवाचार प्रसरण के प्रक्रियात्मक अध्ययन के लिए गणितीय एवं सांख्यिकी विधियों का प्रभावी उपयोग किया गया। लुंड यूनिवर्सिटी से ही मॉरल ने प्रवास एवं नगरीय अधिवासों की वृद्धि पर अपनी डिसर्टेशन प्रस्तुत की। 1962 में बंगी ने लुंड स्टडीज इन ज्योग्राफी सीरीज में अपना मोनोग्राफ पब्लिश किया। इस प्रकार यूएस के बाहर लुंड यूनिवर्सिटी क्वांटिटेटिव थ्योरेटिकल अप्रोच का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। 1963 में ग्रेगोरी ने सांख्यिकी विधियों पर पहली टेक्स्ट बुक पब्लिश की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चोर्ले तथा हैगेट के संयुक्त नेतृत्व में मात्रात्मक सैद्धांतिक उपागम पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया। हैगेट ने अपनी पुस्तक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल में अनुक्रम, अवस्थित क्रम तथा प्रारूपों को समझाने के लिए ज्यामितीय परंपरा का प्रस्ताव किया। अवस्थिति विश्लेषण में बेरी, किंग, हार्वे, जॉनस्टन, कोल्ड तथा स्मिथ का महत्वपूर्ण योगदान है। कालांतर में इस उपागम की दार्शनिक एवं विधितंत्रात्मक आधार पर आलोचना की गई। प्रत्यक्षवाद पर आधारित होने के कारण यह उपागम मानव पर्यावरण संबंधों को समझाने में नॉर्मेटिव क्वेश्चंस की अवहेलना करता है तथा निर्णय प्रक्रिया की वास्तविकता को नहीं दर्शाता। तीसरा कंटेम्परेरी अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच है। मानव भूगोल के अध्ययन में व्यवहारिक उपागम का प्रयोग 1960 के दशक में उत्तरार्ध से शुरू हुआ, जबकि आर्थिक तार्किकता के कठोर नियमों को रिजेक्ट कर दिया गया तथा स्पष्टीकरण में निगमनात्मक के स्थान पर पुनः आगमनात्मक विधियों को अपनाया गया। यह स्वीकार किया गया कि निर्णय सब्जेक्टिव और परसीव्ड अर्थात अनुभव की गई वास्तविकता पर आधारित होते हैं, न कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी या वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर। और इसको समझते हुए पूर्व में जिन चीज़ों को आर्थिक तार्किकता के आधार पर निर्मित नियमों एवं सिद्धांतों के द्वारा ज्ञात किया गया था, उनके लिए स्थानिक व्यवहार के सिद्धांतों को वैकल्पिक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार क्रियाकलापों से उत्पन्न प्रारूपों के स्थान पर क्रियाकलापों के होने को अधिक महत्व दिया गया। व्यवहारिक पर्यावरण की संकल्पना का उदय 1920 तथा 30 के दशक में जर्मनी में गैसाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हुआ। लेविन के अनुसार साइकोलॉजिकल स्पेस का तात्पर्य तथ्यों की समग्रता से है, जो किसी क्षण किसी इंडिविजुअल के व्यवहार को निर्धारित करती है। तथ्यों की यह समग्रता अनुक्रमित, सरल एवं सहज ज्ञानी अनुभवों पर आधारित होती है। 1951 में विलियम कर्क ने बिहेवियरल एनवायरनमेंट शब्द का प्रयोग किया। कर्क के अनुसार बिहेवियरल एनवायरनमेंट एक प्रकार का साइकोफिजिकल या मनोभौतिक पर्यावरण है, जिसमें फिनोमिनल एनवायरनमेंट या तत्वगत पर्यावरण के तथ्य प्रारूप के अनुसार व्यवस्थित हो गए हैं तथा उन तत्वों ने सामाजिक संदर्भ में मूल्य ग्रहण कर लिए हैं। इस मनोभौतिक पर्यावरण में तार्किक मानव व्यवहार शुरू होता है और निर्णय लिए जाते हैं, जो कि तत्वगत पर्यावरण में प्रत्यक्ष क्रिया के रूप में परिणत हो सकते हैं अथवा नहीं। कर्क ने स्वीकार किया कि व्यवहारिक पर्यावरण तथा उत्पन्न होने वाले प्रारूपों का अभिप्राय भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लिए या एक ही संस्कृति के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं में लोगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। 1964 में वॉलपट ने व्यवहारवाद को अकादमिक विकास की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध करते हुए इसे नॉर्मेटिव अप्रोच के समक्ष
वैकल्पिक उपागम के रूप में प्रस्तुत किया। व्यवहारिक विश्लेषण में भूगोलवेत्ताओं द्वारा मेंटल मैप तथा ज्योग्राफी ऑफ माइंड की संकल्पना को उत्साहपूर्वक अपनाया गया, जिसमें गोल्ड एंड वाइट, डाउन्स तथा डाउन्स एंड स्टी का कार्य उल्लेखनीय है। पर्यावरण अवबोध के आधुनिक अध्ययनों में लोगों द्वारा स्थानों की प्रतिकृतियों का निर्माण तथा इन प्रतिकृतियों द्वारा उनके निर्णय पर प्रभाव को समझा जाता है। इस प्रकार व्यवहारिक सिद्धांत वास्तविक जगत में सामान्य नियमों से विचलन को मानव के व्यवहार तथा अभिप्रेरण के रूप में समझाते हैं। व्यवहारिक उपागम के अनुसार व्यवहार घटनाओं की श्रृंखला का अंतिम उत्पाद नहीं है, अपितु यह है नवीन अनुक्रम की शुरुआत भी है। यह उपागम इंडिविजुअल्स या व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा कंटेम्पररी अप्रोच ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। मानववादी उपागम मानव चेतना, मानव बोध तथा मानव रचनात्मकता को केंद्रीय स्थान देता है। बटिमर के अनुसार मानववादी भूगोल जीवन घटनाओं में अभिप्राय, मूल्य तथा मानव महत्व को समझने का प्रयास है। तुआन के अनुसार यह मानव व्यक्ति क्या है और क्या कर सकता है का बहुमूल्य दृष्टिकोण है। जॉन्स्टन के अनुसार मानववादी भूगोल मानव को एक व्यक्तिक या इंडिविजुअल के रूप में देखता है जो अपने संबद्ध पर्यावरण के साथ सीमा रहित व्यवहार करता है। व्यक्तिक एवं उसके पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया को विशेष प्रकरण के रूप में देखा जाता है, न कि वैज्ञानिक रूप से परिभाषित व्यवहारिक मॉडल के उदाहरण के रूप में। जॉन्स्टन के अनुसार मानववादी एवं व्यवहारवाद भूगोल को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि व्यवहारिक नियमों की संकल्पना मानववादी दृष्टिकोण मैन आर फ्री इफ दे सो चूज के साथ सहानुभूति नहीं रखता। यद्यपि मानववाद की जड़ें मानव भूगोल के फ्रेंच स्कूल में देखी जाती हैं, परंतु उनके बीच सूक्ष्म अंतर तथा संवेदनशील पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। मानववादी उपागम मानव केंद्रित है, जिसकी उत्पत्ति अस्तित्ववाद तथा घटना क्रिया विज्ञान या फिनोमेनोलॉजी से होती है। बटिमर इसकी साकल्यवादी ज्ञान मीमांसा पर बल देती हैं, जैसे कि ब्लाश के पेस के अध्ययन में भी दिखाई देती है, तथा जहां मानव एवं पर्यावरण के सक्रिय, पारस्परिक तथा अप्रत्याशित संबंध को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। ली तथा सैमुअल्स के अनुसार 20वीं शताब्दी के मध्यकालीन मानववादियों ने मानव को पूर्ण क्षमताओं सहित सभी चीज़ों के केंद्र में रखने का प्रयास किया, जहां वह अपने जगत का उत्पादक तथा उत्पाद दोनों है। इस प्रकार आधुनिक मानववाद का मुख्य उद्देश्य समाज एवं प्रज्ञता, वस्तुनिष्ठता एवं आत्मवाद तथा भौतिकवाद एवं आदर्शवाद को समाहित करते हुए सामाजिक विज्ञानों एवं मानव को जोड़ना है। मात्रात्मक क्रांति के दौरान विकसित यांत्रिक मॉडलों के प्रति असंतोष से 1970 के दशक में मानववाद का उदय हुआ। एंट्रिकिन के अनुसार वर्तमान मानववादी भूगोल की शुरुआत प्रत्यक्षवादी वस्तुनिष्ठता की आलोचना के रूप में हुई। जॉन्स्टन के अनुसार इसका उद्देश्य मानव भूगोल को अधिक मानववादी स्वरूप में लाना है, जिससे मानव भूगोल के संश्लेषणात्मक चरित्र को पुनर्जीवित किया जा सके तथा बनावटी सामान्यीकरण के स्थान पर विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन के महत्व को स्थापित किया जा सके। स्मिथ के अनुसार इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मेक ज्योग्राफी पीपल्स ज्योग्राफी अबाउट द पीपल एंड फॉर द पीपल। मानववाद के 3 प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं: आइडियलिज्म, फिनोमेनोलॉजी तथा एग्जिस्टेंशलिज्म। आदर्शवाद के अनुसार वास्तविकता मस्तिष्क में रहती है अथवा निर्मित होती है। हारिस ने भूगोल और इतिहास की समानता को रेखांकित करते हुए बताया कि दोनों ही तत्वों की संपूर्ण जटिलता का अध्ययन करते हैं, इसलिए भूगोल तथा इतिहास को आदर्शवादी पद्धति से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण क्रिया व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होती है। राल्फ ने
मानव भूगोल में घटना क्रिया विज्ञान उपागम का प्रवर्तन किया। इसके अनुसार मानव अस्तित्व से इतर या स्वतंत्र कोई वस्तुनिष्ठ जगत नहीं है तथा संपूर्ण ज्ञान अनुभव के जगत से निकलता है और यह उस जगत से स्वतंत्र नहीं है। त्वान ने मानववादी भूगोल में घटना क्रिया विज्ञान उपागम का समर्थन किया। सैमुअल्स के अनुसार अस्तित्ववादी शब्दावली में मानव भूगोल एक मानव केंद्रित विश्वक्रम में मानव के स्वयं साक्षात्कार का इतिहास है। इसलिए मानववादी भूगोल अस्तित्ववाद से भी प्रभावित है। पांचवा कंटेम्प्रेरी अप्रोच वेलफेयर अप्रोच है। यह उपागम असमानता के प्रश्न पर विशेष बल देता है। इस उपागम का उदय 1960 के दशक में मात्रात्मक मॉडल निर्माण के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जो कि तत्समय की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में नाकाफी थे। 1970 के दशक में मानव भूगोल को गरीबी, भुखमरी, अपराध, विभेद तथा सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक पहुंच आदि कल्याणपरक मुद्दों से जोड़ा गया। इससे विषय के सामाजिक सरोकारों में बड़ा परिवर्तन हुआ। विकास एवं उत्थान के संकीर्ण आर्थिक आधारों के स्थान पर जीवन की गुणवत्ता जैसे व्यापक आयामों को अपनाया गया। स्मिथ ने वेलफेयर ज्योग्राफी के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्मिथ के अनुसार कल्याणपरक उपागम का मुख्य ध्येय फॉर हु, व्हाट, वेयर एंड हाउ है। यहाँ हु या कौन का तात्पर्य किसी क्षेत्र, प्रदेश, राष्ट्र या विश्व की जनसंख्या से है, जो कि वर्ग, प्रजाति या अन्य किसी आधार पर समूहों में विभाजित है। व्हाट या क्या से तात्पर्य विभिन्न अच्छे या बुरे से है, जिनको जनसंख्या वस्तुओं, सेवाओं, पर्यावरणीय गुणवत्ता, सामाजिक संबंधों आदि के रूप में उपभोग करती है अथवा सहन करती है। वेयर या कहाँ से तात्पर्य इस तथ्य से है कि रहन सहन का स्तर रहने के स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, तथा हाउ या कैसे का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिससे दिखाई देने वाला विभेद उत्पन्न होता है। वेलफेयर अप्रोच का कार्य प्राथमिक रूप से विवरणात्मक है, जिसमें स्थानिक रूप से विभक्त समाज में कल्याण के स्तर को परखा जाता है। कल्याण रहने के स्थान के आधार पर परिभाषित जनसंख्या समूहों में अच्छे एवं बुरे या गुड्स एवं बैड्स के वितरण द्वारा निर्धारित होता है। इन अलग अलग समूह में कल्याण, संतुष्टि या उपयोगिता की गणना की जाती है। क्षेत्रीय वितरण में असमानताओं की अनुभवजन्य पहचान द्वारा सामाजिक सूचकांकों का निर्धारण किया जाता है, जो कि सामाजिक कल्याण की संयुक्त माप ज्ञात करते हैं। आय, संपत्ति, रोजगार, आवास, पर्यावरण की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सहभागिता, मनोरंजन तथा अवकाश जैसी दशाएं सामाजिक सूचक हो सकती हैं। स्मिथ के अनुसार यद्यपि कल्याणपरक भूगोल मानव भूगोल में एक विकल्प के रूप में आरंभ हुआ था, परंतु वर्तमान में यह आधारभूत समस्याओं और सामाजिक सरोकारों से सीधा जुड़ा है और ये समस्याएं व सरोकार किसी एक विषय की सीमाओं में नहीं बांधे जा सकते, अपितु इन सरोकारों के समक्ष विषयों की सीमाएं गौण हो गई हैं और कल्याणप्रद भूगोल को तार्किक रूप से एक समग्रतावादी सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण की आवश्यकता है।